बाबाओं की तरफ हूं सर। बाबा उनको बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं, बाद में दोष देते हैं उनको। सर अधिकारी बैठे हैं, अभी पिछले साल इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, पत्नी जिद पे दिखा के लाओ कुंभ का मेला, कुंभ के मेले लेके चलो। अरे मैंने कहा करेगी क्या? वो बोली नागा बाबा के दर्शन। हंसने की बात नहीं है, टेलीविजन पे दिखाते ही यही कि देखिए नागा बाबाओं का अद्भुत संसार, नागा बाबाओं का अलौकिक संसार, पूरा विश्व देखने आ रहा। तो पत्नी भी जिद पे लेके चल, अब पत्नी जिद पे आ जाए तो कौन न लेके जाए। मैं भी सर लेके गया, मैं बाबाओं की तरफ इसीलिए हूं, मैं लेके गया, गंगा नदी में डुबकी लगाई, बाहर निकला तो देखा तट पे एक नागा बाबा साक्षात खड़े। क्या बात। पत्नी ने पैर पकड़ लिए, बोले नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति बड़ा आदमी बन जाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, हर जगह जाए तो सबसे ज्यादा वही सुना जाए। 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा, बाद में भड़क गया, बोले देखो देवी जी मैं कोई नागा बाबा नहीं, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के ले गया मेरे। हाँ, बढ़िया। हम लोग बना देते नागा बाबा उनको, और बाद में कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, बाबाओं ने ऐसा किया वैसा किया। बाबाओं का कोई दोष नहीं है साहब, आप घर पे रहिए, बाबाओं के पास मत जाइए। बाबाओं का इतना पता कैसे चलता है? आजा भाई साहब, मैं केवल 5-7 मिनट आपके बीच में रहूंगा। किरण जोशी को आपको भरपूर सुनना है, मुझे पता है। मैं यूं भी अपना काम संचालन में बैठ करके कर चुका हूं, बेहतर तरीके से कर चुका हूं, मुझे अब कोई वो नहीं है। बस केवल 4 पंक्तियां देता हूं। 4 पंक्तियां इसलिए क्योंकि वो पंक्तियां आना जरूरी था। मनोज मद्रासी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, अशोक भाटी ने शानदार कविता सुनाई, पूनम जी ने बहुत बढ़िया गजल सुनाई, अनामिका अंबर ने तो कमाल की कविताएं सुनाई। मैं अगर चाहूं मंत्री जी तो इन सबसे अच्छी कविताएं सुना सकता हूं। क्या कहने को, लेकिन वैसी मैंने लिखी नहीं आज तक। हाँ, मैं अच्छी कविता लिखता ही नहीं भाई साहब, यही तो दिक्कत। अच्छी कविता लिखने में रिस्क है। सबसे अच्छी कविता आदरणीय कलेक्टर साहब लिखी तुलसीदास जी ने, हमारे बीच में नहीं है। कहां है साहब, बताओ हमारे बीच में कहां है? अच्छी कविता लिखने का रिस्क देखो आप। कबीर दास जी ने लिखी, नहीं हमारे बीच में। सूरदास जी ने लिखी, नहीं हमारे बीच में। और क्या दिया हिंदुस्तान ने अच्छी कविता लिखने वालों ने? क्या दिया? सूर को, कबीर को, तुलसी को। इन तीनों के नाम का जर्दा बिक रहा, तंबाकू बिक रही है हमारे देश में। सबसे ज्यादा जर्दा इन्हीं के नाम का बिकता है। बहुत अच्छी, मैं अच्छी लिखूं मेरे नाम का गुटखा बिकने लग जाए, इसलिए मैं ऐसी वैसी कविता नहीं लिखता साहब। मैं तो बस कोशिश करता हूं, 4 अच्छी पंक्तियां देता हूं, उसके बाद बुलाता हूं। किरण जी को आपको भरपूर सुनना है। एक जिक्र हुआ, अनामिका ने सैनिकों का जिक्र किया, एक नाम आना चाहिए था, एक नाम आना चाहिए। नाम ऐसा, एक सैनिक हनुमंत थप्पा 7 दिन तक बर्फ के नीचे दबा रहा सर। 8वें दिन निकला तो सीना धड़क रहा था, सांसें चल रही थी। ये है हिंदुस्तान का सैनिक। क्या खा करके लड़ेंगे पाकिस्तान और चीन के लोग? अमेरिका भी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी मंत्री महोदय, तो चॉकलेट नहीं आई तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। हमारा सैनिक 3-3 दिन भूखे रह करके लड़ता है, क्या खा करके लड़ेंगे अमेरिका वाले और चीन वाले और पाकिस्तान वाले। मैं तो मंत्री महोदय कोई टेंशन ही नहीं पाला। मोदी जी ने टेंशन लिया चाइना का, उनको बुलाया शी जिनपिंग को, मैं तो टेंशन ही नहीं पालता। क्या चीन का क्या टेंशन पालना? उनके चीन की नेशनल हाइट है 5 फुट 2 इंच। ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, इससे बड़ा आइटम पैदा नहीं होता चाइना में। सबसे बड़ी हाइट का आदमी मिलेगा 5 फीट 2 इंच का। 5.5-6 फीट का एक भी चीनी ढूंढे नहीं मिलता। बाई द कोई 5.5 या 6 फीट का चीनी दिख जाए तो पक्का मानिएगा कि अपने बालाघाट जिले के कुछ बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा की होगी चीन की तरफ। नहीं, आप लोग गलत समझे, आप लोग गलत समझ। मतलब यहाँ के बुजुर्गों ने जाके बताया होगा उनको कि क्या क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे हाइट बढ़ती है।
मैं कोई टेंशन नहीं, मैं कोई तनाव पालता ही नहीं साहब। मैं कह रहा था हनुमंत थप्पा वो सैनिक, 4 अच्छी पंक्तियां देता हूं, आपको लग जाएगा कि मैं बढ़िया कवि हूं, टाप का कवि हूं। हनुमंत थप्पा को निकाला गया 7 दिन तक बर्फ के नीचे। आप बर्फ का टुकड़ा आधे घंटे तक रखिए अपनी हथेली पर, हथेली हटाने का मन करेगा। वो 1 हफ्ते नीचे दबा रहा, फिर भी जीवित। और मजेदार बात यह है कि तिरंगे पर पकड़ उसकी रत्ती भर ढीली नहीं हुई थी। मेरे बड़े कवियों ने लिखा कि एक चमत्कार हुआ, हिंदुस्तान की धरती पर यह चमत्कार हुआ, विज्ञान भी हार मान कर गया। मेरे जैसी छोटी कलम ने उल्टा लिखा। मैंने कहा मैं इसको चमत्कार मानता ही नहीं साहब, और अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो कतई कतई चमत्कार नहीं है। मैं जीवन की श्रेष्ठतम 4 पंक्तियां आपके हवाले करता हूं। आप रात को इस पहर में 2 बजने वाला, 2 से ऊपर इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए 4 अच्छी पंक्तियां स्वीकार करना। अगर लगे कहीं कलेजे में ठक से लगे तो प्यार पहुंचे इस छोटी सी कलम के पास तक। मैं क्यों नहीं मानता चमत्कार आदरणीय मंत्री महोदय। वो हनुमंत थप्पा 15 दिन, 7 दिन का 15 दिन भी बर्फ के नीचे दबा रहता तो भी पे जीवित निकलता। मेरा तर्क अपना है, आपके पास तक पहुंचे तो तालियां यहां तक पहुंचे कि भरसक कोशिश करती है माँ, अच्छे लोग हैं आप लोग, कि भरसक कोशिश करती है माँ, बच्चे को शरारत करने नहीं देती। भरसक कोशिश करती है माँ, बच्चे को शरारत करने नहीं देती, समेट लेती आंचल में उसे, कभी अंधेरे से डरने नहीं देती। और हनुमंत थप्पा दुश्मनों की कैद में नहीं, भारत माँ की गोद में था। और कोई भी माँ गोद में कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती। कोई भी माँ, मैं सैल्यूट करता हूं साहब। अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, हास्य और व्यंग के बीच की ये यात्रा। हम लोग तो क्या करें, घर पे कोई नोटिस नहीं लेता सर, इसलिए मंत्री महोदय भटकना पड़ता। घर पे इज्जत मिलती तो यहां पर काय के लिए आते साहब। कोई नोटिस नहीं लेता। असली टेंशन मैं कोई टेंशन नहीं पालता, आप भी कोई टेंशन मत पालिएगा। कभी कभी लोग फोकट का टेंशन पालते। कानपुर स्टेशन से बाहर निकला एक नौजवान बैठा था सर पे हाथ रख के। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आप अपना काम करो, टेंशन में हूं। देखो फोकट का टेंशन क्या होता है। अरे मैंने कहा बताएगा ट्रेन 2 घंटे लेट है, शायद दूर कर दूं। बोले आप दूर कर ही नहीं सकते। अरे मैंने कहा बताएगा तब तो दूर करूंगा। बोले मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूं जिस आदमी ने जन्म लिया वो एक न एक दिन मरेगा। मैंने कहा ले, इसमें तेरे को क्या का टेंशन, गीता रामायण महाभारत सब में लिखा जिसने जन्म लिया मरेगा। बोला नहीं मैं ये सोच रहा हूं कि जब आदमी मरता है तो कम से कम 4 आदमी उसको उठा के ले जाते। मैंने कहा ढंग का हो तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को क्या का टेंशन है। बोले नहीं मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूं कि साला जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। देखो ये होता है फोकट का टेंशन। कोई मतलब नहीं मंत्री जी उसको, लेकिन पाल के बैठते हैं लोग। सर आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए इतनी देर तक कविता सुन रहे हैं। मंत्री जी आप पढ़े लिखे तब तो आप मंत्री जी बने, ये अधिकारी बने। मैं इतना पढ़ नहीं पाया। कलेक्टर साहब कहाँ बैठे हुए हैं? अच्छा आप ही। सर हाथ ऐसे उठा के अभय दान दीजिएगा। मैं तो कब से ढूंढ रहा था कब कलेक्टर साहब को मिलूं। मैं सच बता रहा हूं, आपने अभय दान दिया, आप कुछ कहिएगा नहीं जाते जाते, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले पकड़ ले मेरे को। मेरे पिताजी थे कलेक्टर में बाबू। जब नया कलेक्टर आया तो मारते थे 2-3 झापड़ की देखो कलेक्टर ऐसा होता है, आप कभी कलेक्टर बन नहीं सकते। आपके नाम से इतना कुटा हूं मैं कलेक्टर साहब। तब से मैं सोचता था कलेक्टर साहब देखने में होते कैसे होंगे। इतना हर बार कलेक्टर बदल जाए मैं हर बार पिटूं। तब से मैंने भी कसम खाई थी सर, आपने अभय दान दिया है, तब से मैंने भी कसम खाई थी कि एक दिन मंत्री महोदय मैं भी ऐसा काम करूंगा कि कलेक्टर साहब नीचे बैठे होंगे, मैं ऊपर से उनको सुना रहा हूं। आज मेरी आत्मा को शांति मिली है, मैं आपको नमन करता हूं। भले कोई पैसा वैसा मिले ना मिले, लेकिन अद्भुत आनंद आ गया। मैं सर आपको सैल्यूट करता हूं सर। इस गजब की ठंड में आप लोग बैठे। मैं पढ़ नहीं पाया इसलिए मैं कुछ बन नहीं पाया, लेकिन कविता सुनाने पढ़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि बड़ों ने कंफ्यूज किया। बड़े कंफ्यूज करते। मैं जब 6 साल का हुआ तो पिताजी ले गए स्कूल मेरे को जमा कराने, मजे लेना आनंद लेना, मैं टेंशन देता नहीं। मास्टर जी ने मेरा नाम लिख लिया। पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है।
तो हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे। बताओ, हैं? हमने पिताजी से पूछा, जब आप हमारे पिताजी नहीं हो तो घर पे कर क्या रहे हो? पिताजी ने एक थप्पड़ लगाया, बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, संस्कारवश कहना पड़ता है, आप ही का है, आप ही के हैं। तो हम समझ गए कि ऐसा कहना पड़ता है। चलते चलते मास्टर जी नाम लिख ही लिया था। पिताजी को दिखा के पूछा, किसके पिताजी हैं? हमने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। और वो ले जाओ, खतरनाक लड़का, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। क्या करें साहब, ये सम्मान भले घर में ना मिले, लेकिन रात को जब इस तरह की ठंड में आप लोग जब कविता को प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, मन देते हैं, तो लगता है कि हमारा जीना सार्थक हो गया, हमारा इस धरती पे आना सार्थक हो गया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। हमारे देश में आदरणीय कलेक्टर साहब, फिल्में बनती हैं 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 200 करोड़ की, 2.25 घंटे मुश्किल से, उसमें भी एक इंटरवल। ये आपके रामपायली में मंत्री महोदय के नेतृत्व में कितने की फिल्म बनी मैं नहीं जानता, लेकिन 10 बजे से लेकर के रात के 2:30 बजने वाले हैं, और ये श्रोता अभी भी इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। तो हिंदी कविता का कोई तो जादू होगा जो सर चढ़ के बोलता है, वाचन परंपरा का कोई तो जादू होगा जो सर चढ़ के बोलता है। साहब, लोग कहते थे कि माया गोविंद के कार्यक्रम में इतने लोग आए थे, आज कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन आपने हिंदी कविता को जो मान दिया है, प्यार दिया है, दुलार दिया है, सम्मान दिया, उसके लिए एक छोटी सी कविता कह के मैं आदरणीय किरण जोशी को आपके बीच में, मंत्री जी के बहुत चहेते हैं, वैसे भी लाडले दुलारे कवि हैं, एक छोटी सी कविता स्वीकार कर लें। स्वागत। मीडिया के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, जहां पर भी बैठे हुए हैं। मीडिया हाँ सर, मीडिया से निकली हुई कविता मैं आपके बीच में रखता हूं। सर, केवल कीमती 7 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी जिंदगी का श्रेष्ठतम आपको सौंपता हूं। बहुत अच्छे। मीडिया के लोग जो बैठे हैं उनसे थोड़ी सी क्षमा याचना करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हालांकि यहाँ पर है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने थोड़ा सा क्या किया, ब्रेकिंग न्यूज ऐसी ऐसी बना दी कि सर पीट लेने का मन करता है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि एक मंत्री इस ठंड में अपने लोगों के साथ नीचे बैठा हुआ कविता का आनंद ले रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये कभी नहीं दिखाएगा कि रामपायली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज क्या है? आज राम रहीम ने नहीं खाई बैगन की सब्जी। वाह, ये ब्रेकिंग न्यूज है साहब। इलेक्ट्रॉनिक मच्छरों के कारण नहीं आई नींद बापू को, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हैं साहब। हम लोग क्या करें साहब? तैमूर ने पहली बार अपने पैरों पे चलना सीखा। हम कहां पहुंच गए? ये कोई ताली बजाने का विषय नहीं, ये शर्म का विषय है। मीडिया ने अच्छी बातें नहीं दिखाई तो हम लोग अच्छी बातें सीख नहीं पाए। इस कवि सम्मेलन को कवरेज नहीं मिलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। प्रिंट मीडिया आजकल का इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती है कि अखबार में छपे तो हम घटें। सर, मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती, मजे लेना। एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा ऐसा, जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते। तो बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा है। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया, लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने जाके चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया।
क्योंकि बंदर तो पूरा अखबार से ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते हुए देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या? इतना तेज मीडिया साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे साहब उससे। तो मीडिया से निकली हुई एक कविता आपके बीच में रखता हूं, मेरी सर्वाधिक चर्चित कविताओं में से एक है। 11 वर्ष की काव्य साधना में, सच बता रहे हैं, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि इतना बजते बजते जब मेरा नंबर आएगा तब आप लोग कविता सुनने के मूड में रह भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने इतने प्यार से सुना है तो कीमती 7 मिनट और दीजिएगा। बहुत अच्छा सुनते रामपायली, कई बार आना होगा, यहाँ बहुत सारा श्रोता वर्ग बैठा हुआ है। आइए वो कविता रखता हूं। मंत्री महोदय जैसे ऐसे प्यारे लोग, ऐसे लोग हों, जनप्रतिनिधि, तो बड़ा अच्छा लगता है। वरना तो स्थिति ये है, नेताओं की विश्वसनीयता इतनी कम हुई है कि मैं क्या बताऊं। सर आप बने रहिएगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आप ही मंत्री रहोगे, भगवान कसम मेरी दुआ है आपके लिए। मैं इससे ज्यादा कह क्या सकता हूं। सर देख लीजिएगा लिफाफे में थोड़ा बहुत। सर आइए दोस्तों, तो नहीं, और हम लोग सामने पहले पुराने जमाने में राजा महाराजे सुना करते थे तो मोतियों की माला उतार के दे दिया करते थे सामने। हाँ और क्या, हम लोग तो आपसे कह ही सकते हैं, आप क्या उतार के देंगे वो एक अलग बात है। तो आइए दोस्तों, वो हाँ आइए दोस्तों, वो कविता रखता हूं, मीडिया की उपज है साहब। ये कविता कीमती 7 मिनट दीजिएगा। मंत्री महोदय का ध्यान चाहता हूं, कुछ बातचीत हो रही थी। आइए। हाँ बोल दिया ना सर आपने उनको, बहुत अच्छा, मैं समझ गया कि बुलाया इसीलिए होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। तो एक छोटी सी घटना हुई, भैया ध्यान देना जैसा मंत्री जी ने बोला है ना। तो सर और कौन देगा, आप नहीं देंगे तो कौन देगा सर। आइए दोस्तों, बुश पर, अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। वो जूता कई यात्रा करता हुआ हिंदुस्तान में भी पहुंचा, कभी इस पर कभी इस पर कभी उस पर, कभी जाने किस किस पर चला। भ्रष्ट नेताओं के प्रति आक्रोश का प्रतीक बन गया जूता। तो लोगों ने जूते को बधाई दी, जूते भाई इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे, तो मैंने भी बधाई दे दी। 6-7 मिनट और अगर देते, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं। नहीं आप जूता तो फेंको पहले, आप बैठ जाए, नहीं 10 कदम चलेंगे चक्कर आएगा, गिरेंगे, क्या मतलब। अशोक सुंदरानी की जूते के अलावा कोई अच्छी रचना नहीं है। आए दोस्तों, मतलब ये व्यंग नहीं है। नहीं सही कह रहे हैं। आइए दोस्तों, 7 मिनट दीजिएगा कीमती, 7वें मिनट में कविता खत्म हो जाएगी। लेकिन वाकई अगर जूते को किसने महत्व दिया है तो अशोक सुंदरानी ने। तो जब लगातार भ्रष्ट नेता जूता जूता भ्रष्ट नेता चला तो लोगों ने जूते को बधाई दी, बोले जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे, तो मैंने भी बधाई दे दी। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया फूट फूट कर। मैंने कहा क्यों रो रहा? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम अच्छे श्रोताओं के बीच में जा रहे हो, अगर मेरा दर्द रख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। इस विपरीत वातावरण में जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपके सामने रखता हूं। एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है, जूते का दर्द अशोक सुंदरानी की जुबान में। क्या बात कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, 2 ही 3 चीजों से बनता है जूता, कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए, किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए, हमने
आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे, ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में कभी भी एक भी शब्द उफ का नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया। भाई क्या शुरुआत दी है आपने, मैं सैल्यूट करता हूं। मैंने कहा ना विपरीत माहौल में पढ़ रहा हूं। फिर क्यों इन भ्रष्ट नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। वाह, क्या समझ, तालियां गलत जगह पर मत गाया, तालियां तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है, उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। वाह वाह वाह। और अब इतिहास संभालें, थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ाइएगा। मैं मानता हूं आप लोग थक गए हैं, लेकिन 3 मिनट कीमती और दीजिएगा कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाए लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। और 2 प्राण पंक्तियां सौंपता हूं कविता की। आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जा, अवधि तीनों एक साथ देखना चाहता हूं। वो 2 पंक्तियां यहां नहीं पढ़ी जाएंगी तो कहां पढ़ी जाएंगी, और अब नहीं पढ़ी जाएंगी तो कब पढ़ी जाएंगी। कि हम ही थे, बस निराश मत कीजिएगा मुझे, कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। वाह वाह भाई, कमाल है, कमाल है। वाह वाह, आपके स्टैंडिंग ओवेशन को नमन। ये होता है सुनने का तरीका, सलीका। और 1.5 मिनट में संभालने जूते के दर्द को। बहुत अच्छा सुनने, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कितना प्यार कि आजादी के बाद अधिकारी गण सुन रहे, मेरे लिए इससे अच्छे सौभाग्य की क्या बात। आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे संघर्ष के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को। एक लंबे संघर्ष के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश, भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। माफ करें, ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं, लेकिन अब आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं रामपायली के अच्छे लोगों, कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, चूंकि आज इस पावन भूमि पर प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं, और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। बस सैल्यूट है रामपायली। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा, ठाका, चारों चीज एक साथ आ जाए तो बड़े कवियों की उपस्थिति में छोटी सी कलम को आपका भरपूर प्यार मिले। जितना अच्छा आप लोग व्यंग को पकड़ रहे हैं, हो सकता है 4थी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए, 3री पंक्ति से ही तालियों और ठाकों का महोत्सव हो जाए कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर
धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं, ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है। क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान, सर मैं क्या कविता सुनाऊंगा आप लोगों को, इतने अच्छे लोग साहब, अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है। क्योंकि उन सब का मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। सब अनुभवी लोग बैठे, मैं क्या सुनाऊं कविता साहब आपको। अनुभवी लोग होते हैं साहब, परिवार के साथ नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन के लिए जाते हैं, तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे। आपका अनुभव बोलता है साहब। कलेक्टर साहब, मेरी पत्नी भी बहुत धार्मिक है, इतनी धार्मिक कि रोज सुबह नवरात्रि में रोज सुबह नंगे पांव मंदिर जाती है, लौटती है तो पैर में चप्पल रहती है। इस बात का नहीं हमें कोई गिला। तो वो मां सरस्वती जब आशीर्वाद देती है, कहती कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। रामपायली के अच्छे लोगों, शानदार जानदार लोगों, कविता का क्लाइमैक्स, कविता का उपसंहार आपके हवाले करता हूं। मैं ऋणी में आपने सुना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथों को ऊर्जा दे, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पढ़े और आखिरी चार पंक्तियां और आपसे विदाई, बड़े टूटे मन से लिखी, सर नहीं लिखना चाहता, लेकिन कवि जब सामने देखता है तो लिखता है। कवि नहीं लिखे तो कौन लिखे? कि जब हम पढ़े हिंदुस्तानी सत्य घटना पर है, जब हम पढ़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर 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 सरहद के उस पार जाएगा। लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समझ जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब, ये जहां हैं भले हैं, चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े, फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं, तो हमें काटिए, छांटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती भट्टी की आंच में जलाइए, गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें इन भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए।